हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनएमआर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल शिफ्ट्स पे। केमिकल शिफ्ट्स मींस पोजीशन ऑफ सिग्नल्स इन एन एनएमआर, ठीक है, एंड देयर मेजरमेंट्स। देखो, मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि हमें मतलब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हमें कॉन्सेप्ट समझना है। मान लीजिए मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है इस तरह से CH3CH2, ठीक है, OH एक मॉलिक्यूल ये। दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसमें भी 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं, इसमें भी 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं। अगर हम इनका NMR निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये NMR इस अल्कोहल का है कि इस एल्डिहाइड का है? ये कैसे पता चलेगा? ठीक है। तो दोस्तों, एक्चुअली जो NMR आता है ना, NMR एल्डिहाइड का अलग आता है और अल्कोहल का अलग आता है। वो हमें पता चल जाता है इनके सिग्नल्स के पोजीशन पे। यानी ये जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है और अल्कोहलिक प्रोटॉन है, इनके सिग्नल्स अलग अलग आएंगे। सिर्फ इनके सिग्नल्स ही अलग अलग नहीं आएंगे, बल्कि ये इस पे भी इफेक्ट करेगा, इन प्रोटॉन्स पे भी इफेक्ट होगा और इनके भी सिग्नल्स अलग अलग आएंगे। अब वो सिग्नल्स कौन सी कहाँ पे आती है, इसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ पता होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यूज़। समझ में आना, यानी कोई स्केल होनी चाहिए। क्लियर? तो वो स्केल जो है ना, वो हमें इससे पता चल जाता है, केमिकल शिफ्ट से। तो हमारे पास में एक स्केल है, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ सिग्नल्स हमें कैसे पता चल जाता है। हम इसे क्वांटिटेटिवली देखेंगे। हमें इसके लिए एक मेथड होना चाहिए, वो मेथड देखेंगे हम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो हम एक स्केल इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा स्केल। यानी NMR में जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है ना, वो स्पेक्ट्रम आपको एक ऐसे मिलता है। आप अगर NMR स्पेक्ट्रम देखेंगे आप, उसमें आपको ऐसे पीक्स नज़र आएंगे, कहीं कहीं पे पीक्स, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे एक लंबी सी पीक नज़र आएगी। क्लियर? और अगर आप इसको गौर से देखेंगे, नीचे इसमें लिखा होता है ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक। अब ये पीक किसके नज़दीक है? ये 4 पे है, 3 पे है, 5 पे है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रोटॉन का, यानी किस हाइड्रोजन का पीक है। ये एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है कि अल्कोहलिक प्रोटॉन है। फॉर एग्जांपल, अगर एल्डिहाइडिक प्रोटॉन होता तो ये यहाँ इधर 9 to 10 के आसपास में आ जाती पीक, इधर पीक आती है। वही अगर सिंपल मिथाइल ग्रुप की का प्रोटॉन होगा, इनके हाइड्रोजन्स की पीक वो इधर आती है 1 to 2 के आसपास। समझ में आया ना? तो ये जो वैल्यू, इनके लिए वैल्यूज़ होते हैं, वो वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि ये किस तरह का प्रोटॉन। क्लियर? अब वैल्यूज़ कैसे आते हैं? वो वैल्यूज़ आते हैं केमिकल शिफ्ट से। केमिकल शिफ्ट का मतलब ये रहता है कि सैंपल प्रोटॉन की, यानी सैंपल हाइड्रोजन की पीक इस जीरो लाइन से, यानी रेफरेंस से कितना दूर है। यानी रेफरेंस और सैंपल प्रोटॉन के पीक के बीच में कितना डिफरेंस है। समझ में आया? उसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। मैं लिखूंगा ऐसे, केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल प्रोटॉन, ठीक, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस प्रोटॉन, ठीक है। हालांकि ये स्केल है ना, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्केल है, लेकिन फिर भी हम इसको रेफरेंस में, फ्रीक्वेंसी में लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो रहती है, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जिसको आप कहते हैं, वो बराबर रहता है गामा H0 डिवाइड बाई 2 पाई, राइट। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आया? इसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, यानी ये कितना दूर है। लेकिन ये जो केमिकल शिफ्ट है ना, ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करता है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट एक मैग्नेटिक फील्ड देगा, दूसरा देगा। यानी हम कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से ये केमिकल शिफ्ट भी मिलता है। इसलिए जब भी हम केमिकल शिफ्ट एक्सप्रेस करेंगे ना, हम उसके साथ में उसका मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सप्रेस करते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना था,
इसलिए हम सिंपली केमिकल शिफ्ट नहीं ले सकते, बल्कि क्या लेते हैं हम लेते हैं डेल्टा स्केल, जो यहाँ पे दिया है। ये जो स्केल है ना, ये एक्चुअली डेल्टा स्केल है जो हमें केमिकल शिफ्ट बताता है क्या है। ये डेल्टा स्केल क्या है? ये डेल्टा स्केल है फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल, यही केमिकल शिफ्ट जिसको मैं बोलूँगा, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इनटू करते हैं हम 10⁻⁶। क्लियर? यानी ये जो है ना, ये डेल्टा स्केल, ये हम लेते हैं ppm में, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10⁻⁶। ये याद रखना, इतना तो क्लियर है। शाबाश, ये हो गया अपना डेल्टा स्केल। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के इसमें लेंगे तब डेल्टा बराबर रहता है H, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेफरेंस माइनस H ऑफ सैंपल डिवाइड बाय H इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया ना? इनटू करते हैं हम यहाँ पे 10⁻⁶, तो ये ppm में आ जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे H रेफरेंस माइनस H सैंपल डिवाइड बाय H रेफरेंस है, ठीक है, ये याद रखना। तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्लियर समझ में आया? अब देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड में ले लो या सिंपली फ्रीक्वेंसी में ले लो, एक ही बात है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है इसमें। क्लियर? ये देखो यहाँ पे, ये हम डेल्टा स्केल लेते हैं, ठीक। और ये डेल्टा स्केल पे के 0 पे जो रेफरेंस है, ये क्या है? रेफरेंस क्या लेते हैं हम? देखो, रेफरेंस जनरली जो लेते हैं हम, वो लेते हैं हम TMS। TMS का मतलब रहता है टेट्रा मीथाइल सिलेन। ये टेट्रा मीथाइल सिलेन, ये हम लेते हैं रेफरेंस। इसको आप पहले देखो गौर से। तो ये जो पीक है ना, यहाँ पे 0 पे जो पीक है, ये एक्चुअली TMS की रहती है, टेट्रा मीथाइल सिलेन की, जो हम सैंपल के अंदर डालते हैं। यानी जब हम NMR निकालते हैं ना किसी सैंपल का, तो उसमें थोड़ा सा TMS भी डालते हैं, और हमें जो NMR मिलता है, हमें तो एक तो मॉलिक्यूल के पीक्स मिलते हैं और साथ में TMS का एक पीक मिलता है, जिसको हम 0 पीक कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे TMS की। देखो, TMS क्यों यूज़ किया जाता है? सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, जो TMS है, टेट्रामीथाइल सिलेन, TMS, ये है सिलिकॉन के साथ में 4 मीथाइल ग्रुप, सबका एनवायरनमेंट सेम है, चारों मीथाइल ग्रुप्स का एनवायरनमेंट सेम है, और ये अटैच है सिलिकॉन के साथ में। सिलिकॉन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना सिलिकॉन की, वो होती है 1.8, ठीक है, 1.8 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, जबकि कार्बन जो है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है 2.5। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से कार्बन की तरफ जाएंगे, ठीक है, कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये शील्डेड हाइड्रोजन से, तो इसमें क्या है, शील्डिंग ज़्यादा होती है, शील्डेड प्रोटॉन्स है इसमें। समझ में आया ना? तो हाईली शील्डेड प्रोटॉन्स है, इसलिए इनका जो पीक आएगा ना, वो आएगा अप फील्ड, यानी इस डायरेक्शन में आएगा, एक्सट्रीम राइट में। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम लेंगे, उनकी पीक इससे इधर ही आएगी, नीचे ही आएगी। समझ में आया ना? मतलब डाउन फील्ड ही आएगी। क्लियर? डाउन फील्ड, ये समझ लेना, मैं अभी आपको याद दिलाऊंगा दोबारा। यह हो गई एक बात। और दूसरी बात, यानी एक तो इसकी पीक बिल्कुल सबसे ज़्यादा अप फील्ड में आती है फिलहाल, ठीक, जिसको हम 0 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 0। दूसरी बात क्या है, इसमें 12 प्रोटॉन है। देखो, 3 3 3 3 12 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन है, तो जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे ना, उतनी पीक बड़ी आती है। तो इसके ऐसे लंबी सी पीक आती है। ये समझ में आया? ये हो गया। और एक बात जो है इसमें, ये जो TMS है ना, इसमें 4 मिथाइल ग्रुप है ना, तो ये इजीली सॉल्युबल है। सो इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो रहता है, कितना रहता है?
27 डिग्री सेल्सियस। इन्हें एक बार आप सैंपल में डालो, उसका NMR निकालो, थोड़ा सा बॉयल कर दो तो वो उड़ जाता है, ये वापस निकल जाता है। और ये इनर्ट है। क्या है ये? इनर्ट। इनर्ट मतलब ये सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करता। इतना तो क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आया? अब मैं आपको ये पूरा आराम से समझा दूंगा होता क्या है इसमें। अब यहाँ पे देखो, गौर से देखना इसको, मॉलिक्यूल को। ये मान लो ये एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल, और हमें पता नहीं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका हमें निकालना है NMR। क्या निकालना है? NMR। इसको मैं बोलूँगा ये सैंपल है। क्या है ये? सैंपल, राइट। इस सैंपल को मैं NMR ट्यूब में डालूंगा, NMR ट्यूब में डाल दिया, और साथ में डालूंगा मैं TMS। क्या डालूंगा? TMS। क्लियर? तो TMS यहाँ पे रेफरेंस है। जब इसका NMR मिलेगा ना मुझे, NMR, तो इसका NMR मुझे इस तरह मिलेगा। एक तो यहाँ पे एक पीक मिलेगी, लंबी पीक, ये पीक होगी TMS की। क्लियर? इसको मानूंगा मैं ये 0 पे आ रही है, ठीक है। जहाँ पे TMS की पीक आती है वहाँ पे 0। उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ये स्केल है, ठीक है। ये स्केल रहती है। इस स्केल को बोलते हैं हम डेल्टा स्केल। ये हम लेते हैं PPM में। इसका यूनिट जो है वो PPM, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये हमें केमिकल शिफ्ट बताता है। ये हमें बताता है कि कौन सा प्रोटॉन कितना दूर गया। फॉर एग्जांपल अगर इसका मैंने NMR निकाला तो मुझे जो ये वाला प्रोटॉन है, एल्डिहाइडिक का प्रोटॉन, इसको नाम रखेंगे हम A प्रोटॉन, इसको B रखेंगे, इसको C। अब मेरे पास में 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं। मुझे एक प्रोटॉन यहाँ पे, एक प्रोटॉन की पीक इधर मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे पीक मिलेगी एक प्रोटॉन की। दूसरी प्रोटॉन की पीक इधर मिलेगी, ये जो ये B वाले हैं, इधर पीक मिलेगी, और इनकी पीक मुझे इधर मिलेगी। इससे मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि ये जो है ना, इसमें 3 तरह के पीक्स हैं। इस रीजन में पीक आ गया तो मैं समझूंगा कि ये मिथाइल ग्रुप है। इस रीजन में पीक आ गया तो मैं समझूंगा कि इसमें कोई ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के साथ अटैच। इस तरह से यहाँ पे पीक आ गया तो मैं समझूंगा कि ये एल्डिहाइडिक प्रोटॉन। अब ये पीक इस TMS से कितना दूर है, मैं बोलूँगा इसका केमिकल शिफ्ट इतना है। इस पीक का केमिकल शिफ्ट इतना है, इस पीक का केमिकल शिफ्ट इतना है। तो इस केमिकल शिफ्ट से मुझे पता चल जाता है कि ये किस तरह के प्रोटॉन्स है। समझ में आया? अब ये डेल्टा स्केल जो मैंने लिया ना, ये लेते हैं हम 0 to ऑनवर्ड्स, तो ये 15 तक भी ले सकते, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डेल्टा जितना कम रहा उतना फील्ड हाई है, फील्ड हाई समझ लेना कि अप फील्ड है, ये हमेशा याद रखना। सो फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा स्केल। और जितना डेल्टा लो, मतलब जितना लो है डेल्टा उतना फील्ड हाई है। जितना डेल्टा ज़्यादा होगा उतना फील्ड समझ लेना कि ये कम है, फील्ड कम। फील्ड ज़्यादा का मतलब यहाँ पे शील्डिंग ज़्यादा है, यानी शील्डेड प्रोटॉन्स का जो डेल्टा है वो कम आता है। और डिशील्डेड जो प्रोटॉन्स रहते हैं वो कम फील्ड पे आते हैं, यानी वहाँ पे डिशील्डिंग यानी डाउन फील्ड आता है। डिशील्डिंग डाउनफॉल, DD, डाउन फील्ड डिशील्डिंग यानी डिशील्डेड प्रोटॉन्स। इतना याद रहेगा, इतना आपको समझ में आएगा ना। अब और एक स्केल भी यूज़ की जाती है, उसको बोलते हैं टॉ स्केल। क्या बोलते हैं? टॉ। तो टॉ स्केल उल्टा रहता है, टॉ स्केल ऐसे रहता है। मान लीजिए ये 0 है तो यहाँ पे आएगा 10, ये इस तरह से यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड सो ऑन। ये जो टॉ स्केल है ना, टॉ बराबर रहता है 10 माइनस डेल्टा की, इतना याद रखना। तो हम डेल्टा स्केल भी ले सकते हैं, टॉ स्केल भी, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं डेल्टा स्केल। क्लियर? समझ में आया? अब आपको इतना तो समझ में आया होगा कि हम जो केमिकल शिफ्ट है वो हम डेल्टा स्केल में लेते हैं। और डेल्टा स्केल में जितना डेल्टा कम होगा उतना समझ लेना कि ये अप फील्ड है। इस साइड ये वाला रीजन अप फील्ड है और ये वाला रीजन
डाउन फील्ड है। और टीएमएस की पीक जहाँ पे आती है उसको हम करते हैं कंसिडर 0। टीएमएस क्या है यहाँ पे, ये हम लेते हैं रेफरेंस यानी इसके अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद दिस हम पूरा स्पेक्ट्रम लेते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर। अब मैं आपको कुछ मतलब इस स्केल के कुछ प्रोटॉन्स के ग्रुप्स बना के दूंगा, जिससे आपको ये ईजी हो जाएगा कि आप पहचान सकते हैं कि ये सिग्नल किस तरह के प्रोटॉन्स की होगी। ये पूरा ध्यान में रख लेना। बाकी अगर आपको पूरा याद करना है वो आप बुक पे से रट्टा मार सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरलाइज स्केल बना के दूंगा, कुछ वैल्यूज़ बना के दूंगा, जिससे आपको इजी हो जाएगा समझना किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम। समझ में आया ना। यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज़ बताऊंगा मैं आपको। सपोज CH ग्रुप है एक, CH जो बाद में CH के साथ में मतलब ऐसे अटैच है, इसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वगैरह नहीं है। क्लियर। तो इसका जो वैल्यू आता है इस प्रोटॉन का, यानी इस तरह का अगर कोई हाइड्रोजन है जो कार्बन के साथ अटैच है, और ऐसे कार्बन जो बाद में और किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच नहीं है, जैसे CH3 ग्रुप रहता है, तो इनका जो डेल्टा वैल्यू आता है वो आता है 0.9 to 1.5 के बीच में। समझ में आया ना। अब अगर हमारे पास में इस तरह का है, CH है, लेकिन यानी H कार्बन के साथ में अटैच है, यानी H जो है ना वो कार्बन के साथ में अटैच है, लेकिन कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में सिंपल ऑक्सीजन भी आ सकता है, हेलोजन भी आ सकता है, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन वगैरह, यानी इनके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के साथ में अगर ये अटैच है, तो इसका जो डेल्टा स्केल आता है, डेल्टा वैल्यू वो आएगा 1.5 to 4.5 के बीच में। ये याद रख लेना। समझ में आया। यानी इस तरह के अगर ग्रुप्स हैं, यानी अगर कोई हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच है और वो कार्बन किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है, तो उसका जो वैल्यू आता है वो आता है 1.5 to 4.5 डेल्टा, यानी ppm के बीच में। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, अब अगर एस्टाइलिनिक हाइड्रोजन का मतलब क्या रहता है, अगर हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ में डायरेक्ट अटैच है, समझ में आया ना, तो उसका जो डेल्टा वैल्यू आता है वो आता है 2 to 3 के बीच में। हालांकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 to 3 के बीच में आता है। इसका रीज़न मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस तरह रहता है, ये हाइड्रोजन इस तरह, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है, याद है। और ये जो हाइड्रोजन आते हैं ये आते हैं डायामैग्नेटिक रीजन में, जबकि ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है, इसका मैंने बताया था आपको, इसका इस तरह आता है, ये कार्बन ये हाइड्रोजन है, मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक। इसका जो फील्ड है वो इस तरह बनता है, ऐसे, ये ऐसे, राइट। ये इधर से डायामैग्नेटिक रीजन, इधर पैरामैग्नेटिक रीजन, यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक रीजन में आता है, इसलिए इनका वैल्यू ज़्यादा आ जाता है, यानी ये डिशील्ड हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक मीन्स डिशील्ड मीन्स डेल्टा वैल्यू ज़्यादा, डाउन फील्ड, ये याद रखना, डाउन फील्ड डेल्टा वैल्यू ज़्यादा, डिशील्डिंग, डी से आते हैं सभी। समझ में आया ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इनको ये याद रखना, पहले इसको बोलते हैं एस्टाइलिनिक प्रोटॉन, इनको बोलते हैं विनाइलिक प्रोटॉन। इसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल याद रखो। इसी तरह से अगर बेंजीन के ऊपर, मान लीजिए ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जो प्रोटॉन्स रहते हैं ना, हाइड्रोजन्स, इनका वैल्यू भी, डेल्टा वैल्यू भी हाई आता है। इनका डेल्टा वैल्यू आता है 6 to 8.5 या 9 के बीच में। समझ में आया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वैसे ही एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। क्लियर, याद है ना इससे पहले वाले लेक्चर में। यहाँ के प्रोटॉन्स भी कौन सी रीजन में आते हैं? पैरामैग्नेटिक रीजन में, राइट। इसलिए इनके ऊपर पैरामैग्नेटिक रीजन मीन्स इनमें डिशील्डिंग होती है, ये डाउन फील्ड चले जाते हैं, यानी इनका डेल्टा वैल्यू ज़्यादा आता है। क्लियर। अब अगर हम अल्कोहल लेंगे, क्या लेंगे? अल्कोहल प्रोटॉन, जैसे ROH, ठीक। देखो ये जो प्रोटॉन है ना, ये एसिडिक प्रोटॉन रहता है, ये
इधर उधर घूमते रहता है, इसलिए इसमें कैसा रहता, इसमें वैल्यू एक जगह नहीं आता, इसमें डेल्टा वैल्यू 1 से 5.5 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है और इस तरह का पीक आता है, ऐसे हम्प जैसा, ये याद रखना। क्लियर। अब अगर एल्डिहाइडिक रहा यानी RC≡OH, ये इसमें भी एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है ना, ये इससे पहले हमने डिस्कस किया है। तो इससे इसका वैल्यू बढ़ जाता है, इसका वैल्यू आता है 9 to 10 के बीच में, यानी डेल्टा वैल्यू 9 to 10 के बीच में आता है। ये जनरलाइज्ड वैल्यूज याद रखना, ये बहुत काम में आएंगी। ठीक है। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सपोज RC≡OH, इसका वैल्यू तो बहुत ही ऊपर आता है। कितना ऊपर आता है? ये आता है 10.5 से 12 के बीच में, यानी 11 से 12 याद रखना, या 10.5 से 12 के बीच में इसका डेल्टा वैल्यू आता है। क्लियर। तो ये वैल्यूज़ आप याद रखेंगे, इनको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे। मैं आपको ये पूरा पढ़ाने के बाद में इसके ऊपर एग्जांपल्स कराऊंगा, वो एग्जांपल्स आप समझ लें, उसमें से पूरा समझ लेना आप कि कौन सा प्रोटॉन कहाँ पे आता है। ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही।